15 जुलाई को होगी नीति आयोग की अहम बैठक। जमीन अधिग्रहण बिल और जीएसटी पर होगा फोकस। केंद्रीय स्कीमों की राज्यों को सौंपने पर हो सकती है चर्चा। आवाज एक्सक्लूसिव। भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार होगी दुनिया में सबसे तेज। आईएमएफ ने जताया अनुमान, इसी साल भारत चीन को छोड़ देगा ग्रोथ के मामले में पीछे। मेरे हिसाब से इस माहौल में इंडिया में काफी स्टेबिलिटी है और इस स्टेबिलिटी को इस पे हम बिल्ड कर सकते हैं और ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है। चीन का संकट भारत के लिए हो सकता है ग्रोथ का बड़ा मौका। सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में जीई साउथ एशिया के प्रेसिडेंट सीईओ बनमाली अग्रवाल ने कहा, रिफॉर्म के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति लानी होगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौता। एग्रीमेंट के तहत अमेरिका के साथ वित्तीय जानकारी की जाएगी साझा। पहली तिमाही में टीसीएस का मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर, लेकिन लगातार चौथी तिमाही में डॉलर आय ने किया निराश। एट्रिशन में भी तेज उछाल, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी बुलिश। Deal wins are pretty strong. Customer migration is pretty strong. So we remain very positive for the rest of the year. अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों में दबाव। मजबूत शुरुआत के बाद आखिरी घंटे में आई गिरावट। सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव पर लटकी तलवार। आईटी इंडस्ट्री के दिग्गज प्रेम जी ने किया 53,000 करोड़ रुपए का महादान। प्रेम जी ने एक ट्रस्ट को दान दी विप्रो में अपनी 39% हिस्सेदारी। हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो काफी पूरे जग भर में दूसरे एलीट लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे सीखते हैं। एक पीयर प्रेशर बोलते हैं वैसा भी होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट रोहिणी नीलेकणी मानती है कि पहले के मुकाबले अमीर अब ज्यादा दे रहे हैं समाज को, लेकिन आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास बातचीत में रोहिणी ने कहा, अब भी दूसरे देशों के अमीर ज्यादा उदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। भारत को प्रथम ट्रेड फेयर की मेजबानी करने पर अत्यंत प्रसन्नता होगी। मैं काउंसिल की रिपोर्ट की उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा। पहले ब्रिक्स ट्रेड फेयर की मेजबानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स एग्रीकल्चर सेंटर खोलने का भी दिया प्रस्ताव। कल रूस में ही पाकिस्तान के पीएम से करेंगे मुलाकात। इंटरनेट डेटा टैरिफ में बदलाव के लिए टेलीकॉम कंपनियों को लेनी पड़ सकती है टीआरएआई की मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक सरकार का एक पैनल प्रस्ताव के पक्ष में। 40,000 करोड़ के टैक्स फ्री बॉन्ड लाने की तैयारी में सरकार। रिटेल निवेशकों के लिए 40% हिस्सा रिजर्व क्यूआईबीज और एचएनआईज भी लगा सकेंगे पैसा। और आईसीआईसीआई बैंक ने गुजरात के अकोदरा को बनाया देश का पहला डिजिटल गांव। क्या है इस गांव की खूबी, आपको दिखाएंगे आगे। 15 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय स्कीमें राज्यों को सौंपने पर चर्चा हो सकती है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, 15 जुलाई की बैठक में कौन से अहम मुद्दे होंगे एजेंडा पर? देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 15 जुलाई को जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, इस बैठक की सबसे खासियत ये होगी कि रूटीन बैठक नहीं होगी। जिन जिन मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद है और वो मुद्दे जिनको संसद से मंजूरी लिया जाना है, उन मुद्दों पर राज्यों से सहमति लेने की कोशिश की जाएगी या फिर राज्यों से राय जानी जाएगी। मिसाल के तौर पर जमीन अधिग्रहण बिल। जमीन अधिग्रहण बिल पर केंद्र का कहना है कि कई राज्यों ने, खासतौर से कांग्रेस शासित राज्यों ने भी ये कहा था कि जमीन अधिग्रहण बिल जो मौजूदा स्वरूप है उसमें बदलाव की जरूरत है, इसमें हमने बदलाव किया है, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। अब ये जो बैठक होगी गवर्निंग काउंसिल की, उसमें यह मुद्दा छाया रह सकता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, खासतौर से कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछा जा सकता है कि उनकी राय क्या है कि इसमें बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर वो बदलाव के पक्ष में राय देते हैं तो सरकार के लिए रास्ता आसान होगा, पक्ष में राय नहीं देते हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तो जमीन अधिग्रहण बिल के मंजूरी के लिहाज से
ये बैठक अहम हो सकती है। इसी तरह जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर भी कांग्रेस ने अड़ंगा डालना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इन कांग्रेस शासित राज्यों से खासतौर से पूछा जाएगा कि आप जीएसटी के जो मौजूदा स्वरूप है उसके पक्ष में कि नहीं पक्ष में है, और उनकी राय के आधार पर फिर सरकार अपना रास्ता तय करेगी। साथ ही साथ राज्यों से यह भी कहा जाएगा कि जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी तैयारियां हैं, वो जरूरी तैयारियां आप करना शुरू कर दीजिए ताकि जीएसटी बिल पास करते हुए इसे लागू कर सके। इसी तरह तीसरा मुद्दा हो सकता है जो केंद्र सरकार की स्कीम है, करीब 75 स्कीम है, उसको घटाकर 30 करने का प्रस्ताव है। इसमें सब ग्रुप की एक कमेटी की रिपोर्ट है, वो सौंपी जा सकती है और उस पर राज्यों से सहमति ली जा सकती है और सैद्धांतिक मंजूरी मिल सकती है। इस लिहाज से 15 तारीख वाली बैठक काफी अहम होगी। जी लक्ष्मण, बिल्कुल बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ, क्योंकि सरकार ने टैक्स चोरी और काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से एक और अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर लिया है। यह समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। दोनों देशों के बीच टैक्स से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया है। इसका नाम है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट यानी फटका। इस समझौते पर भारत की तरफ से रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास और अमेरिका की तरफ से भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने दस्तखत किए हैं। और रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है और इससे काले धन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। FATCA agreement provides for sharing of information between India and US about taxpayers, about other kinds of financial information. So this will bring in greater transparency to tax administration and enforcing tax compliance, on enforcing prevention of offshore tax evasion on the part of various people, as they have been doing from time to time. This is a major step in government's resolve to fight the menace of black money. Exchange of information will start on 30th of September and thereafter it will happen on a continuous basis. तो इस समझौते से किस तरह से फायदा होगा, इस बारे में और बातचीत करते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने हुए। लक्ष्मण, फटका से अब किस तरह के फायदे दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर काले धन पर किस तरह से लगाम लगेगी? देखिए, काले धन को लेकर खासतौर से यहाँ पे अमेरिका के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, तो उन काले धन पर लगाम लगेगी जो लोग अमेरिका में जाके काला धन रखते थे या फिर इस तरह से टैक्स बचाने के लिए वहां पे वित्तीय लेन देन करते थे। दरअसल इस समझौते में जो खास बात है वो ये है कि अगर कोई भारत का टैक्स पेयर अमेरिका जाता है, वहां पे कोई ऐसी संपत्ति का लेन देन करता है, कोई बैंक में पैसा जमा करता है, तो वो सारी जानकारी वहां के जो वित्तीय संस्थान है, बैंक हो या फिर दूसरे वित्तीय संस्थान हो, वो वहां के टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देंगे कि भारत के इस नागरिक ने इतने का लेन देन किया, इतना पैसा जमा किया है। वो जानकारी फिर अमेरिका का टैक्स डिपार्टमेंट भारत के टैक्स डिपार्टमेंट को देगा और भारत का टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि वहां जिसने लेन देन किया है क्या उस पर टैक्स चुकाया था भारत में कि नहीं चुकाया था। ऐसे में काला धन जमा करने वालों की पकड़ तुरंत में हो सकेगी। और इसी तरह का समझौता भारत ने भी किया है कि अमेरिकी नागरिक यहां पे कोई ऐसा वित्तीय लेन देन करता है तो हम भी अमेरिका को इसकी जानकारी देंगे। इससे अमेरिका के खासतौर से और भारत के बीच काले धन के लेन देन पर जो है पाबंदी लग सकेगी। लेकिन यह समझौता सिर्फ अमेरिका के साथ हुआ है, भारत ऐसे कई देशों के साथ समझौता कर रहा है जो 2017 से लागू हो जाएंगे। और अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है उसके लिए पहले किस्त में कह सकते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर 2014 तक के जो वित्तीय लेन देन हुए उसकी जानकारी अमेरिका भारत को देगा और भारत अमेरिका को देगा। उसके बाद लगातार किस्तों में ऐसी जानकारी देनी शुरू कर दी जाएगी। चलिए, शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और 2015 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज रहने की उम्मीद है और भारत ग्रोथ की रफ्तार के मामले में चीन को पछाड़ देगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के ताजा अनुमान के मुताबिक इस साल भारत की ग्रोथ 7.5% रह सकती है, वहीं चीन की ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं दुनिया भर की जीडीपी ग्रोथ के मामले में उसमें मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है। IMF का कहना है कि 2015 में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 3.4% के मुकाबले 3.3% रह सकती है। चीन का संकट भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। जी साउथ एशिया के प्रेसिडेंट और CEO बनमाली अग्रवाल ने CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में कहा कि दुनिया में जारी उठापटक का भारत फायदा उठा सकता है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। हम ग्लोबली जब देख रहे हैं जो सारी इकोनॉमी जो चल रही है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। हम लोग चाइना का हाल देख रहे हैं, हम लोग पिछले 1-2 दिनों में जो स्टॉक मार्केट का जो हाल है, अमेरिका में जो टेक्निकल ग्लिचेस जो हुए हैं कल, वो बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से डिस्ट्रप्टिव हो सकती हैं। जापान में जो हम लोगों ने देखा, जो ऑटो इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो एयरबैग की एक कंपनी लेके वो काफी डिस्ट्रप्टिव है जापान के लिए। यूरो क्राइसिस तो चल ही रहा है, तो जो सारी चीजें हैं ये काफी डिस्ट्रप्टिव है। मेरे हिसाब से इस माहौल में इंडिया में काफी स्टेबिलिटी है
और इस स्टेबिलिटी को इस पे हम बिल्ड कर सकते हैं और ये हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है कि जो सारी जो बेसिक जो चीजें हैं किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वो इंडिया में सारी हैं। बेसिक डिमांड है, यंग पॉपुलेशन है, वो हम लोग जानते हैं कि जो सारे जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो सब चीज हैं। जो चीज मेरे हिसाब से मिसिंग है और जो बाहर से देख रहे हैं मिसिंग है वो है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल जो चीजें जो मुश्किल हैं लेकिन उन चीजों को एड्रेस करने का पॉलिटिकल विल। जब ये नई सरकार आई उम्मीद यही थी कि इतनी जो मेजॉरिटी है सारे जो बाकी स्टेट से यहाँ पे भी उसी पार्टी की सरकार है तो जो पॉलिटिकल विल का जो मुश्किल जो आती है वो शायद इतनी ज्यादा ना हो और जो मुश्किल डिसीजंस हैं वो लिए जा सकें। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रांग पॉलिटिकल विल जो डिसीजंस हैं वो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे हैं और उम्मीद यही है कि अगले 6 महीने 12 महीनों में हम लोग वो डिसीजंस भी देख पाएंगे। अब बात करेंगे टीसीएस के नतीजों की। टीसीएस ने आज अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कंपनी के मार्जिन और मुनाफे ने बाजार को खुश किया है लेकिन आय के फ्रंट पर निराशा हाथ लगी है। तो कैसे रहे ये नतीजे बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च जर्नलिस्ट रिसर्च हेड आशीष वर्मा। आशीष, दो फ्रंट है जहां पर अच्छा रहा लेकिन यहां पर ओवरऑल ग्रोथ में थोड़ा सा डेंट नजर आ रहा है। कैसे एनालाइज करेंगे इन नतीजों को? टीसीएस के नंबर्स एक मिक्स्ड बैग है, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, पर अच्छी बात कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है पर कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज भी आपको नजर नहीं आएगा। नेगेटिव्स क्या है इस नंबर में? सबसे इंपॉर्टेंट ऑन रखें डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जिसको बाजार कीनली वॉच करता है, उस पर एक डिसअपॉइंटमेंट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तिमाही दर तिमाही 4.25% की बढ़त, केवल 3.5% की बढ़त आई है। इनफैक्ट हमारी उम्मीद से $30 मिलियन के आसपास कम इस कंपनी ने डॉलर आय में ग्रोथ क्लॉक करी है। पिछले 3 क्वार्टर से ध्यान रखें टीसीएस डिसअपॉइंट कर रहा था और डिसअपॉइंटमेंट इसी पैमाने पे था डॉलर आय की ग्रोथ पे। तो अब लगातार ये चौथा क्वार्टर हो चुका है जब बाजार उम्मीद पर ये नंबर खरा नहीं उतरा है, कमजोरी देखने को मिली है। और टिपिकली ध्यान रखें वैसे भी Q1 एक स्ट्रॉन्गर क्वार्टर होता है, तो पिछले कुछ Q1 से कंपेयर करेंगे तो इस बार ग्रोथ काफी कमजोर नजर आएगी। दूसरी दिक्कत की बात और एक और बड़ी दिक्कत की बात है जिस तरह से एट्रिशन बढ़ रहा है, यानी कि कर्मचारी जो छोड़ के जा रहे हैं वो दिक्कत इस कंपनी के लिए बढ़ रही है। 14.9% बीते क्वार्टर में, इस बार 15.9%, यानी कि एक क्वार्टर में 100 बेसिस पॉइंट्स का यहां पे जंप देखने को मिल रहा है एट्रिशन में। पॉजिटिव के तौर पर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है 4.8% के आसपास की। पॉजिटिव के तौर पे सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज तो यही है कि मार्जिन्स में हमारी उम्मीद से ज्यादा एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। एक तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्जिन्स कमजोर होंगे 150-160 बेसिस पॉइंट्स, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है, क्योंकि वीजा खर्च का काउंटिंग होनी थी इस क्वार्टर में, पर मार्जिन्स में केवल 90 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। तो हमारी उम्मीद से कहीं कम मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है और इसका फायदा बॉटम लाइन यानी कि मुनाफे पे आपको देखने को मिलेगा। मुनाफा एक्सपेक्टेड था 7.5% तिमाही दर तिमाही कम होगा, 3.25% के आसपास ही मुनाफे में कमजोरी देखने को मिली है। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, एक मिक्स्ड बैग कहना चाहिए टीसीएस का नंबर, पर ज्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो एनालिस्ट कीनली वॉच करते हैं वो है डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पे और उस पैमाने पे नंबर्स पे ये कंपनी खरी नहीं उतर पाई। जी, और टीसीएस मैनेजमेंट ने बचे हुए साल में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि चीन और ग्रीस का कंपनी के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। The sector in which we have got impacted is manufacturing, primarily because of the impact of Japan and the Latin America, the emerging markets, which went down to 20 million. That did have impact on manufacturing sector, and we went down in media. Okay, so apart from that, this is the actual $20 million miss. I gave you the math. So we are very positive, or we are investing hugely in digital training. Deal wins are pretty strong. Customer migration is pretty strong. So we remain very positive for the rest of the year. Europe this quarter has grown on a year-on-year basis 19%. I think it's fair to say that my view is that neither Greece nor China is going to cause any immediate issues for us. और ना ग्रीस ना चीन, तो फिर किस बात से परेशान है भारतीय बाजार? देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन केवी कामत से रूस में एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाएंगे कुछ देर में। और
और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज भी उसे कोई सहारा नहीं मिल पाया क्योंकि कल की गिरावट के बाद आज भी बाजार सीमित दायरे में ही कारोबार करते नजर आए। बाजार का पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह। भारतीय बाजारों की शुरुआत आज मजबूती के साथ जरूर हुई और खासतौर से एशियाई बाजारों में थोड़ी रिकवरी दिखी। यूरोप के बाजार मजबूत थे, लेकिन उसके बावजूद सेकंड हाफ बाजार के लिए ज्यादा मुश्किल भरा था। फर्स्ट हाफ में हमने काफी सीमित दायरे में हरे और लाल निशान के बीच में ज्यादातर वक्त निफ्टी पर 8,350 के आसपास बिताया, लेकिन आखिरी एक घंटा बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ। दिन के लो पॉइंट पर लगातार दूसरे दिन बाजार नीचे बंद होते हुए नजर आए। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिख लेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में उतनी कमजोरी का माहौल नहीं था। वहां पर मिड कैप इंडेक्स में जरूर आखिरी एक घंटे में कमजोरी आई, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। और साथ ही बैंक निफ्टी से आज थोड़ा सपोर्ट आता दिखा। यहां पर भी 1/4% से ज्यादा की मजबूती दिखी और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों और गिरने वाले शेयरों की तादाद में लगातार जो अंतर था वो कम जरूर होता दिखा, लेकिन फाइनली बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे, 800 के करीब। वॉल्यूम्स आज थोड़े से कम होते दिखे, तकरीबन 2,55,000 करोड़ के आसपास। आज जिन शेयरों से कमजोरी आती दिखी उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर ज्यादा कमजोर थे। खासतौर से दिग्गजों में देखिए ओएनजीसी, रिलायंस, गेल, केन, ये निफ्टी के चारों स्टॉक कमजोरी के साथ बंद हुए। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में जो ड्रीम रन चल रहा था आज उस पर लगाम लगी। बीपीसीएल 5% टूटा, एचपीआईएसए में भी मुनाफा वसूली हावी हुई। टीसीएस के नतीजों के पहले आईटी शेयरों में अच्छा खासा दबाव दिखा। टीसीएस तो टूटा ही, इन्फोसिस और एचसीएल टेक में भी कमजोरी दिखी। खासतौर से इन्फोसिस में सीएलएसए की तरफ से बाय रिपोर्ट आने के बावजूद 2% की कमी आती दिखी। ऑटो शेयरों में भी आज नुकसान दिखा। टाटा मोटर्स ने अमेरिका में 65,000 गाड़ियां रिकॉल किए, उसके बाद स्टॉक पर मार पड़ती हुई दिखी और यही हाल पूरे सेक्टर का था आज। कैपिटल गुड्स शेयरों में जरूर आज एक अच्छी खरीदारी लौटती दिखी। एलएनटी और भेल जैसे दिग्गजों ने इसे लीड किया, 2 से 3% के बड़े गेंस आते हुए दिखे। वहीं पीएसयू बैंक मजबूत है, पीएनबी, बीओबी, इसके अलावा ओबीसी और इलाहाबाद बैंक जैसे शेयरों में अच्छी मजबूती नजर आई। इसके अलावा निफ्टी पर कमजोर शेयरों में वेदांता और एनटीपीसी शामिल थे। वहीं मजबूती आती दिखी हीरो मोटो, हिंडाल्को और साथ ही एसीसी से। आज नई लिस्टिंग होती दिखी मनपसंद ब्रूअरीज की और 320 रुपए की इश्यू प्राइस के सामने मामूली गेंस के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। एसआर ऑयल में आज रोजनेट की तरफ से हिस्सेदारी खरीदने की खबरों के बावजूद ऊपर के लेवल से जबरदस्त मुनाफा वसूली आती दिखी। 5.5% स्टॉक टूटा। ईरोस इंटरनेशनल में 20% का ऊपरी सर्किट, नीचे भी 20%, पूरे दिन भर में 40% के बड़े मुंह आते दिखे भारी उतार चढ़ाव के बीच। टीटागढ़ वैगन्स में क्यूआईपी की घोषणा की और शायद 104 रुपए के आसपास की फ्लोर प्राइस और उसके बाद स्टॉक पर 4% का कट आता हुआ दिखा। केएनआर कंस्ट्रक्शन को एक ऑर्डर मिलने की खबर थी। वहीं भूषण स्टील के लिए इनका जो 30,000 करोड़ का कर्ज है उसके लिए यहां पर लेंडर्स ने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हामी भर दी। स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर जाकर आज बंद होता नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय और कमोडिटी बाजार में कैसा ट्रेड हो रहा है इस वक्त, एक चेक ले लेते हैं। कल के घमासान के बाद चाइना के बाजारों में अच्छा खासा रिवाइवल रहा। शंघाई का अगर हम एक्सचेंज देखें तो करीब 6% की बढ़ोतरी वहां पर नजर आ रही है। साथ में यूएस मार्केट पर एक चेक ले ले तो वहां पर भी हरियाली छाई हुई है इस वक्त। डाउ जोन्स करीब 1%, नास्डैक और S&P 500 में भी करीब 1% की बढ़त। ग्रीस के साय को लगता है कि यूरोपीय बाजार भी छोड़ चुके हैं पीछे। कैक, डैक्स और फुट्सी दोनों 1.5 से 2.5% के बीच में चढ़े हुए इस वक्त। और आइए इस वक्त कमोडिटी मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है वहां भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पूरा दारोमदार चीन के ऊपर था। वहां पर चीजें सुधर रही हैं, उसका असर आप देख सकते हैं साफ साफ। कच्चे तेल में अगर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी। ब्रेंट क्रूड 3% ऊपर और एमसीएक्स पर भी करीब 3% की। सोने में देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहां पर एक फ्लैट टू पॉजिटिव रुख है, लेकिन भारतीय बाजारों में फ्लैट टू नेगेटिव यानी लगभग पॉइज्ड है। यहां पर चांदी में देख लेते हैं, यहां हल्की सी बढ़त हमें दिखाई दे रही है भारतीय बाजारों में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो करीब 2% तक की बढ़त पर चांदी कारोबार कर रही है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के उफा में आयोजित 7वें ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के कारोबार में मजबूती देने की बात कही है। इसके साथ ही मोदी ने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ब्रिक्स रीइंश्योरेंस पूल बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि विकसित देशों के साथ ब्रिक्स कारोबार को मजबूत करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबी दूर करना ब्रिक्स देशों का अहम एजेंडा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वार्षिक व्यापार मेले का प्रस्ताव भी रखा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले वार्षिक व्यापार मेले की मेजबानी करने में भारत को खुशी होगी। ब्रिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी ब्रिक्स की प्रगति में एक माइलस्टोन है। इसमें कई सामाजिक पहल भी शामिल है। मुझे खुशी है कि फोर्टालेजा में दिए गए भारत के प्रस्तावों को इसमें शामिल किया गया है।
आर्थिक सहयोग पर हमारे रिस्ट्रिक्टेड सेशन में मैंने एनुअल ब्रिक्स ट्रेड फेयर, ब्रिक्स रेलवे रिसर्च सेंटर और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के बीच ब्रिक्स सहयोग हेतु सुझाव दिया था। और रूस के उफा में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में भी ग्रीस और चीन का मुद्दा छाया हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ब्रिक्स बैंक देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्रिक्स बैंक्स की वजह से एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इन देशों के, उनको मदद करने के लिए एक नई इंस्ट्रूमेंटैलिटी और उसका जन्म हुआ है। और आज जब नेताओं की बैठकें होंगी, बिजनेस काउंसिल की होगी, ब्रिक्स के वरिष्ठ नेताओं की होंगी, राष्ट्रों के जो मुखिया हैं उनकी होंगी, तो इन सब विषयों की चिंता और इस पर प्रकाश वो लोग डालेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की आज रात डिनर पर मुलाकात होगी। हालांकि दोनों के बीच कल द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन से अलग शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे उफा में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बता दें कि मोदी और शरीफ पिछली बार नवंबर में काठमांडू में सार्क सम्मेलन में मिले थे, लेकिन उनके बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी। और ब्रिक्स बैंक अगले साल अप्रैल तक लोन देने की शुरुआत करेगा, ये कहना है ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन केवी कामत का। केवी कामत का कहना है कि देनदारों के जरूरतों को ध्यान में रखना ही ब्रिक्स बैंक की प्राथमिकता रहेगी। We are expecting to do the first loan during the April quarter of next year. That's a very tight schedule, but I'm sure we will pull it off. Everyone would say that our priorities are also towards infrastructure. I think what would be different with this bank is we will come with a very open mindset, a borrower's mindset, understand what the borrower wants, and then structure everything appropriately. The new development bank signifies in a way the coming of age of the developing countries, their aspiration to stand on their own feet and raise monies and lend for development activity. And I think that's the mandate that I as president would have. और व्यापम की जांच अब करेगी सीबीआई। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले पर, देखिए ब्रेक के बाद। और अब अचानक से मोबाइल पर इंटरनेट का चार्ज नहीं बढ़ा सकेगी मोबाइल कंपनियां, ये भी देखिए आगे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले पर 24 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस दौरान सीबीआई अपना पक्ष रखेगी। वहीं व्यापम घोटाले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट भी घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे सकता था, लेकिन वो व्यापम घोटाले से अपना पल्ला झाड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि अब वो मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब वो राहत महसूस कर रहे हैं। शिवराज ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सीबीआई अपनी जांच जल्द से जल्द शुरू करे, ताकि घोटाले और उससे जुड़ी मौतों का सच सामने आए। हमने जो प्रार्थना की उन्होंने एप्रिशिएट भी किया और उन्होंने स्वीकार भी किया। अब ये सारी जांच सीबीआई करेगी। मेरा आग्रह है सीबीआई से भी कि जल्दी से जल्दी ये जांच प्रारंभ हो, ताकि सारा सच पूरे देश के सामने आ सके, जनता के सामने आ सके और न्याय हो सके। शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी दल शिवराज फोबिया के शिकार है और वो दिन में 5-6 बार उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। शिवराज फोबिया से पीड़ित है कांग्रेस, और दिनों और रात जिस तरह की वो बातें करती है, मुझे इस बात की गहरी तकलीफ है कि मुझे कटघरे में खड़ा करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश को बदनाम किया है, मध्य प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश की है।
वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले को सीबीआई को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अब राज्यपाल राम नरेश यादव को देना चाहिए इस्तीफा। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह के परिवार पर एक बार फिर जोरदार हमला भी बोला है। शिवराज की पत्नी पर भी उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि अब सारे सच सामने आएंगे। जो मध्य प्रदेश सरकार बन गई थी, व्यापम उसका उज्ज्वलंत उदाहरण है। उस पर सही बात सामने आएगी। मोबाइल कंपनियों को इंटरनेट का चार्ज बढ़ाने से पहले टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की इजाजत लेनी पड़ सकती है। हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि नेट न्यूट्रलिटी पर दूरसंचार विभाग की समिति चाहती है कि कंपनियां बिना ट्राई की मंजूरी से टैरिफ न बढ़ाएं। इस खबर पर और डिटेल के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू के पास। दीपक, टेलीकॉम कंपनियों के दाम तय करने की आजादी छिनने वाली है? जी देखिए, नेट न्यूट्रलिटी पे टेलीकॉम पैनल जो बनाई गई थी उसने आज एक अहम सिफारिश में ये सरकार को स्पष्ट किया है कि जो भी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियां अपनी टैरिफ प्लान्स यहाँ पर सबमिट करती हैं उसे अब टीआरआई की तरफ से मंजूरी लेनी होगी। अभी तक क्या जो प्रोविजन था उसमें केवल टेलीकॉम कंपनियों को अपने डेटा प्लान सबमिट करने होते थे और बिना मंजूरी के ही वो टैरिफ प्लान्स लागू कर सकती थी टेलीकॉम कंपनियां। लेकिन अब जिस तरह से सरकार की नेट न्यूट्रलिटी पे एक तरह से काफी कड़ी नजर है और यहाँ पर संकेत भी मिल चुके हैं काफी बार कि सरकार कोई भी डेटा प्लान को नेट न्यूट्रल रखना चाहती है, तो इसलिए खास तौर पर यहाँ पर डीओटी पैनल ने स्पष्ट यहाँ पर संदेश दिए हैं कि हर एक डेटा प्लान यहाँ पर टीआरआई की तरफ से एनालाइज होगा, प्रॉपर वेटिंग के बाद ही उसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की मंजूरी दी जाएगी। तो कुल मिला के आगे आने वाला समय टेलीकॉम कंपनियों के लिए अगर ये प्रपोजल यहाँ पर डीओटी अप्रूव करता है तो वो काफी यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि इन सभी नॉर्म्स को एक तरह से कंप्लायंस करना वो काफी टफ होगा, क्योंकि अभी तक सभी टेलीकॉम कंपनियों ने एक तरह से बड़े ही सीक्रेट तौर पर अपने डेटा प्लान्स को यहाँ पर लॉन्च किया है। टीआरआई को फिलहाल जरूरत नहीं पड़ती थी और अब जब जाके नेट न्यूट्रल सभी पैकेज हो, इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी तो कहीं ना कहीं जो एक शिकंजा है वो लगेगा इन सभी टेलीकॉम कंपनियों की जो टैरिफ फिक्सेशन पर जो आजादी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होती नजर आएगी आगे चलकर। जी, और वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अजीम प्रेमजी कैसे बने कॉर्पोरेट इंडिया के लिए मिसाल और कितने दिल वाले हैं कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गज, आगे आदि गोदरेज से जानेंगे गोदरेज ग्रुप के चैरिटी के बारे में। दुनिया भर में बहुत से अरबपति अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा कल्याण के लिए दान दे चुके हैं। ऐसे अरबपतियों में भारतीयों की भी अच्छी खासी फहरिस्त है, इनमें एक नाम है अजीम प्रेमजी का। सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के चेयरमैन प्रेमजी ने अपनी आधी दौलत दान दे दी है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे बहुत कम दौलत कमाने के बावजूद हवा से बातें करते हैं, लेकिन आइए आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो 99,500 करोड़ का मालिक है और अपनी करीब आधी दौलत दान दे चुका है। ये शख्स है अजीम प्रेमजी, सॉफ्टवेयर फर्म विप्रो के अरबपति चेयरमैन। विप्रो देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। जिसमें अजीम प्रेमजी का स्टेक करीब 73.39% है। मोटे तौर पर यह हिस्सेदारी रुपयों में करीब 99,500 करोड़ रुपए है। मगर जब बहुत से लोग दौलत को कब्र तक सीने से चिपकाए रहते हैं, तब 70 साल के होने जा रहे अजीम प्रेमजी ने अपनी दौलत का करीब 39% जल कल्याण के लिए अलग रख दिया है। रुपयों में ये दौलत करीब 53,284 करोड़ रुपए है। जाहिर है इतनी दौलत अगर कल्याणकारी काम में लगाई जाए तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अजीम प्रेमजी ने चैरिटी के लिए जो पैसा अलग रखा है उसे एक ट्रस्ट के जरिए कल्याणकारी काम में लगाया जाएगा। कंपनी के शेयर होल्डर्स को लिखी एक चिट्ठी में अजीम प्रेमजी ने संदेश दिया है कि पिछले कुछ बरसों से मैं विप्रो में अपनी हिस्सेदारी का अहम हिस्सा एक ट्रस्ट को दे रहा हूं, जो विप्रो के 39% शेयर के बराबर हो चुका है। चैरिटी के मकसद से ही अजीम प्रेमजी ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का गठन किया है।
जो मुख्य रूप से स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देता है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। जी साउथ एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ बनमाली अग्रवाल का कहना है कि देश में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए फिलैंथ्रोपी काफी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। इंडिया ऐसे कंट्री में मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस भी दिखाए, और बिजनेसमैन प्रेम जी जैसे लोग हैं जो दिखाएं कि हम सोसाइटी के लिए केयर करते हैं, सिर्फ पैसा बनाना ही हमारा धर्म नहीं है। और आप जब भी आप प्रेम जी की देखेंगे, जो भी वो बात करते हैं, जो भी जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो चलते हैं, हमेशा ये बहुत ही कॉन्शियस वो फील करते हैं कि मुझे सारे देश को संग लेके चलना है और मुझे ये जो ऑस्टेंटेशियस जो बड़ी बातें हैं इनको नहीं करना है, मुझे बिल्कुल जमीन पर पैर रख के बात चलना है। ये चीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो गैप जो है, जो डिस्पैरिटीज जो हैं, उनको जितना हम कम कर सकें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अजीम प्रेम जी ने एक मिसाल पेश की है, लेकिन अजीम प्रेम जी के रास्ते में क्या देश के दूसरे कॉर्पोरेट भी चलेंगे? कॉर्पोरेट इंडिया क्या जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी झोली खोलेंगे? इस पर हम आइए बात करते हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज से। लेकिन गोदरेज साहब, पहले तो ये बताएं कि आप भी काफी चैरिटी करते हैं इस बारे में, लेकिन आप बोलते नहीं है ज्यादा। किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं? हम दो तरह की चैरिटी और सीएसआर करते हैं। एक तो फिलैंथ्रोपी, जो हमने हमारी मेजर इंडस्ट्रियल कंपनी, जो हमारी मेजर होल्डिंग कंपनी भी है, उसके 25% शेयर गोदरेज ट्रस्ट में डाले हुए हैं। मैंने ग्रुप की लगभग 25% की डिविडेंड्स वगैरह वो ट्रस्ट को जाते हैं, और वो ट्रस्ट फिलैंथ्रोपी करती है उस इनकम से। दूसरा, हम सीएसआर करते हैं। अब तो सीएसआर मैंडेटरी हो गया है, 2% सीएसआर, लेकिन हमने 4 साल पहले शुरू किया था सीएसआर करना। पहले भी बहुत करते थे, लेकिन फॉर्मली 4 साल पहले शुरू किया था। हम उसको कहते हैं गोदरेज गुड एंड ग्रीन, और ये सीएसआर कंपनीज हमारी करती है। पहले जो है वो फिलैंथ्रोपी, वो हमारे फैमिली के शेयर्स दिए गए हैं फिलैंथ्रोपी के लिए। दूसरा, ये सीएसआर कंपनीज करती है। और खास करके सीएसआर में हम 2 चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। एक तो एनवायरनमेंट, किस तरह एनवायरनमेंट को अच्छी तरह रखा जाए, किस तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ज्यादातर बनाए जाए, और किस तरह इंडिया के एनवायरनमेंट ठीक रखने में मदद कर सके। दूसरा है ट्रेनिंग और स्किलिंग। हमने 4 साल पहले निश्चय किया था कि 10 लाख लोग को हम ट्रेन करेंगे। खास करके जो बिजनेसेस में हम खास करके हैं, जैसे कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, पोल्ट्री फार्मिंग, हेयर सैलून्स वगैरह वगैरह। तो ये भी हमारा प्रोग्राम काफी जोरदार बना है। और अब तो आपको पता है कि सीएसआर कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी किया गया है। जी गोदरेज साहब, जैसा आप कह रहे हैं तो सीएसआर को अनिवार्य कर ही दिया गया, इससे कितना फायदा हुआ आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि आमदनी का 2% सीएसआर देना काफी है? नहीं, ये अच्छा स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। काफी कंपनीज ऑलरेडी सीएसआर कर रही थी, पर इस तरह ज्यादा कंपनी करेगी और अकाउंटिंग भी रहेगा। और गोदरेज साहब, आजकल स्ट्रक्चरल चैरिटी का ट्रेंड देखा जा रहा है, यानी कॉर्पोरेट्स किसी खास सेक्टर में पैसा लगाते हैं, हेल्थ या शिक्षा, या जैसे आप लोग एनवायरनमेंट में फोकस करते हैं। इससे कितना फायदा होता है? नहीं, बहुत हो सकता है। इंडिया जैसे देश में जहां सोशल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बहुत जरूरत है, और सोशल डेवलपमेंट की, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, सबकी बहुत जरूरत है। तो फिलैंथ्रोपी काफी ये कर सकता है। और मैं समझता हूं कि जो प्राइवेट कंपनीज फिलैंथ्रोपी करें, सीएसआर करें, तो बहुत एफिशिएंट रहेगा
गवर्नमेंट जो करेगी उससे प्राइवेट सेक्टर बहुत एफिशिएंसी से करेगी। जो 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट स्पेंड करेगी और 1 करोड़ रुपया प्राइवेट इंडस्ट्री स्पेंड करेगी तो इंडस्ट्री का असर बहुत ज्यादा रहेगा। जी गुजरी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अजीम प्रेम जी ने अपनी आधी दौलत फिलैंथ्रोपी के लिए देकर सभी लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। साथ ही इससे देश में फिलैंथ्रोपी पर फिर से चर्चा भी शुरू हो गई है। फिलैंथ्रोपी के बारे में पैसे वालों का क्या नजरिया है, इस पर सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पोगलिया ने जानी मानी फिलैंथ्रोपिस्ट रोहिणी नीलेकणी से खास बातचीत की। ये फिलैंथ्रोपी में और चंदे में, दान में क्या फर्क है, जरा ये समझाइए। वैसे तो अगर हमारी परंपराएं देखें, हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत है, बहुत सभी कौमों में, सिर्फ हिंदुओं की कौम में नहीं, सभी कौमों में इसका बहुत महत्व रहा है कि दान देना या ज़कात या बहुत सारे शब्द लोग यूज करते हैं। लेकिन पहले से ये हमारी सोसाइटी में, हमारी समाज में तो बहुत महत्व रखता है कि हम दूसरों की मदद करें, जो हमारे पास है वो शेयर करें, लोगों को दे। तो ये तो पुरानी सदियों से बात चल रही है। तो इसको हम दान कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, चैरिटी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन आजकल क्या हुआ है, कुछ 2-3 या एक 100 वर्षों से अमेरिका में, दूसरे देशों में, और आजकल ये 25 सालों से हमारे देश में भी ऐसा हुआ है कि लोगों के हाथ में बहुत धन आ गया है। तो कोई लोग हमारे जैसे, और मैं भी इसमें शामिल करती हूँ अपने आप को, कि हम सडनली बहुत वेल्दी हो गए हैं। अभी दुनिया में अभी ये जो हम करते हैं, थोड़ा हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये बड़ा दान या स्ट्रेटेजिक जो दान होता है उसको अभी लोग फिलैंथ्रोपी कहते हैं, लेकिन है तो वही। जिनके पास दौलत है, पैसा है, धनी लोग हैं, सुपर रिच लोग हैं, इनका फिलैंथ्रोपी के बारे में क्या एटीट्यूड है, कितना खुला और बड़ा दिल है, कितनी उदारता आप देखते हैं हमारे लोगों में? ये 25 सालों में आप देखते हैं लिबरलाइजेशन शुरू होने के बाद कितने लोगों के पास कितनी जल्दी बहुत धन अक्यूमुलेट हो गया है। और मेरे ख्याल से अभी लोग जान गए हैं कि ये वेल्थ का क्या मतलब हो सकता है सोसाइटी के लिए। और आप देखेंगे कि पहले से बहुत जल्दी तेजी से इंडिया में फिलैंथ्रोपी बढ़ रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो काफी पूरे जग भर में दूसरे एलीट लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे सीखते हैं। एक पीयर प्रेशर बोलते हैं वैसा भी होता है, क्योंकि कुछ भी कहिए बाकी देशों में, अमेरिका में वगैरह बहुत जेनरस लोग हैं। उनके यहाँ इस साल में $350 बिलियन की फिलैंथ्रोपी हुई है और हमारा देश अभी तो बहुत पीछे है इसमें। लेकिन हम देखते हैं कि अभी एक साल 90 बिलियनर्स है फोर्ब्स की रिच लिस्ट में, इंडिया से एक बार 100 है। तो यहाँ इतना धन आ रहा है कि मेरे ख्याल से ये धनी लोग, हम सब जान रहे कि ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ये धन का एक उत्तरदायित्व है, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। जिनके पास दौलत है, सुपर रिच लोग हैं, इनका फिलैंथ्रोपी के बारे में क्या एटीट्यूड है? जो बिजनेसमैन है वो काफी पूरे जग भर में दूसरे एलीट लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे सीखते हैं। एक पीयर प्रेशर बोलते हैं वैसा भी होता है, क्योंकि कुछ भी कहिए बाकी देशों में, अमेरिका में वगैरह बहुत जेनरस लोग हैं। जिनके पास है, जो दे सकते हैं, क्या उन पर कोई पब्लिक प्रेशर है? क्या पब्लिक प्रेशर होना चाहिए? मेरे ख्याल से समाज से बहुत दबाव होना चाहिए वेल्दी लोगों पर। और यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एसआर ऑयल रोजनेफ्ट डील में क्या है पेच, सुनिए इस ब्रेक के बाद। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पूरे हुए 140 साल, कैसे मना जश्न, ये भी बताएंगे आपको आज।
मई के आईआईपी आंकड़े कल आने वाले हैं। आवास के अनुमान के मुताबिक मई में आईआईपी ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी मई में आईआईपी ग्रोथ अप्रैल महीने की तरह ही रह सकती है। अप्रैल में आईआईपी में 4% की ग्रोथ देखी गई थी। इससे पहले 30 जून को जारी हुए आंकड़ों में 3 महीने के बाद कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में 4.4% की ग्रोथ आई थी। और अब बात एसआर ऑयल की, जिसने बड़ा रूस के रोजनेफ्ट के साथ करार किया है। करार के तहत रोजनेफ्ट एसआर की वाडनार रिफाइनरी में 49% हिस्सा खरीदने के करार में कई पेच है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी। नीरज, कहां पर डील फंस सकती है? गिरावट की साफ वजह यह है कि जो डील है उसको बाजार शायद ठीक से समझ नहीं पाया। ये केवल रिफाइनरी में और रिटेल कारोबार में स्टेक के लिए की गई है। साथ ही इसके जो वैल्यूएशंस हैं, जो एसआर आस कर रहा है कि वो $8 बिलियन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। रोजनेफ्ट केवल 5.7 टू बी प्रिसाइज $5.7 बिलियन के वैल्यूएशंस वो दे रहा है। वो भी 3 महीने जब वो ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे उसके बाद फाइनल ऑफर करेंगे, इसलिए स्टॉक में ज्यादा गिरावट दिख रही है। साथ ही ये पूरी तरीके से कैश डील नहीं है, इसमें ऑयल इक्विटी यानी इनको ऑयल सप्लाई करेगा वो डील है। साथ ही $1 बिलियन की इनको वीटीबी बैंक से क्रेडिट लाइन दिलवाई गई है। ये सारे टेक्निकल्स जो है, जो इंटरनल्स हैं इस पूरे डील के, जब ये बाजार को समझ में आया इसलिए मार्केट में गिरावट हो रही है। और मेन वजह थी कि इसमें डीलिस्टिंग का भी एक इशू है, क्योंकि जब तक ये डीलिस्ट नहीं होगी ये डील नहीं हो सकती है। अब चूंकि बीएससी से इनको अभी तक परमिशन नहीं मिली है डीलिस्टिंग की, इसलिए भी इसमें दिक्कत आ रही है। दूसरी एक और बड़ी वजह आपको बता दूं, ईरान से सैंक्शन हटने के बाद इनको एक बड़ा पेमेंट करना होगा ईरान को, जो ऑयल इन्होंने वहां से परचेज किया। तो ये सारे हैंगवर्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आपको देखने को मिल रही है एसआर में, और हमें लगता है कि आगे इसमें और भी गिरावट आप देख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी मोनेट पावर में हिस्सा खरीद सकती है। मोनेट इस्पात ने मोनेट पावर में हिस्सा बेचने के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी से करार किया है। इस करार के तहत जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदेगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का कहना है कि उसने सौदे के लिए जांच परख की प्रक्रिया यानी ड्यू डिलिजेंस शुरू कर दिया है। और एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आज 140 साल पूरे हो गए हैं। वैसे तो एक्सचेंज की शुरुआत 1855 में 4 गुजराती और 1 पारसी स्टॉक ब्रोकर ने मुंबई टाउन हॉल के सामने बरगद के पेड़ के नीचे से की, लेकिन साल 1875 में 1875 में ये द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के तौर पर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके बाद 31 अगस्त 1957 में भारत सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत इसे भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बनाया और इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रखा गया। आज इसमें करीब 5,500 स्टॉक लिस्टेड हैं और इसकी मार्केट कैप $1.7 ट्रिलियन के करीब है। इस मौके पर बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने हमसे खास बातचीत में कहा कि जल्द ही एक्सचेंज कमोडिटी ट्रेडिंग में भी उतरेगा। रेगुलेटर्स एफएमसी और सेबी का मर्जर होगा, तो जब मर्जर होगा तो हमें लग रहा है कि आज नहीं तो कल वो लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही एक सेगमेंट के अंदर ये कमोडिटीज को अलाउ करेंगे, जो वो करते हैं। सितंबर में उनका मर्जर होगा, उनके बाद उनकी पॉलिसी डिसाइड होगी। वो अलाउ करते हैं एक्सचेंजेस को, स्टॉक एक्सचेंजेस को कमोडिटीज में भी ट्रेड करने के लिए, तो सबके लिए बेहतर होगा, निवेशकों के लिए, ब्रोकरों के लिए और स्टॉक एक्सचेंज के लिए। लेकिन जो नहीं करते हैं तो हमें नई एक्सचेंज खोलनी पड़ेगी। लेकिन बीएसई का एक मकसद है कि हम कमोडिटीज में जरूर जाएंगे। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे स्पाइस जेट का नया स्कीम। और आपकी मनपसंद आर्ची कॉमिक्स के आर्ची को अब देखिए नए अवतार में। भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन के चलते आज दिल्ली और नोएडा के बीच डीएनडी फ्लाईवे के टोल फ्री पर कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक नोएडा विकास अपराधिकरण की ओर से 15 सालों में टोल की लागत को वसूला जा चुका है और अब इसे जनता के लिए फ्री कर दिया जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदन ने। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएनडी फ्लाईवे पर, जिसे आज सुबह 11 बजे के बाद टोल फ्री कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद हैं, जिनकी मांग यही है कि डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री किया जाए। और इनका ये भी आरोप है कि पिछले 15 सालों में जो टोल की लागत है उसे पूरा कर लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके नोएडा विकास प्राधिकरण
कारण जो है ये लागत से ज्यादा टोल वसूल रही है। यहाँ पर जो नेता मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह की उनकी मांग है और वो क्या चाहते हैं अथॉरिटी से। आपसे जानना चाहेंगे, आज इसे टोल फ्री कर दिया गया है, अब आगे किस तरह का आपका कदम रहने वाला है? देखो, आगे जब तक वे 5 IAS अधिकारी जिनके नाम से ये कंपनी बनी हुई है, उन्होंने अपने पद पर रहते हुए यहाँ पे गलत एग्रीमेंट करे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक टोल को हटाने की बात और उसके लिए यहाँ पर किसान यूनियन का प्रदर्शन। लेकिन आपसे जुड़ी एक और खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट का एक नया ऑफर आया है, लेकिन ये ऑफर हैंड लगेज के लिए है। एयरलाइन के इस ऑफर में कैरी मोर ऑन बोर्ड के तहत आप प्रति व्यक्ति 7 किलो से ज्यादा हैंड लगेज ले जा पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रति किलो 250 रुपए ज्यादा देने होंगे। इस ऑफर में शर्त यह है कि लगेज 12 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और न वो ओवर साइज होना चाहिए। ये ऑफर स्पाइसजेट की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगा। विपिन, वैसे मुझे ये ऑफर कम और चार्ज ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 250 रुपए प्रति किलो कोई कम कीमत नहीं है हैंड लगेज के देने के लिए। हाँ, और उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन ये कि उसका साइज बड़ा नहीं होना चाहिए और तमाम तरह की चीजें। तो ऑब्वियसली एक चार्ज लगाने की कोशिश है और शायद जिस चार्ज के लिए डीजीसीए ने मना कर दिया उसको दूसरे रास्ते से लगाने की हो सकता है। आगे बढ़ते हुए कहते हैं, डिजिटल इंडिया बनाने में सबसे बड़ी चुनौती हमारे गांव को डिजिटाइज करने में आएगी, उन तक इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाने में और उनकी सोच बदलने में आएगी। लेकिन अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर अकोदरा गांव ने इस आशंका को गलत साबित किया है। हमारी संवाददाता कविता कृष्ण ने देश के पहले डिजिटल विलेज का दौरा किया और देखा कि कैसे भारत इंडिया को डिजिटल बनाने का रास्ता दिखा रहा है। चारपाई है, खेत है और खेत को बैल के साथ जोतने वाला एक किसान भी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहीं पर बैठकर वाईफाई के जरिए इस फोन से दूसरे मोबाइल पर मैं कैश ट्रांसफर कर सकती हूँ, तो क्या आप मेरा विश्वास करोगे? पलक पटेल दूध का धंधा करते हैं। रोज सुबह शाम अकोदरा गांव के मिल्क कलेक्शन सेंटर में ये दूध सप्लाई करते हैं, जिसके लिए महीने में 3 बार उन्हें सबर डेयरी पैसे देती है। लेकिन इस जनवरी से पलक के बिजनेस का हिसाब किताब अलग हो गया है। पहले पैसे जेब में लेकर गांव में घूमना पड़ता था, गले पे जाना हो कहीं पर भी। आज सब ट्रांजैक्शन की वजह से पैसे खींचे हुए हो तो भी चलता है। अकोदरा ICICI बैंक का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस गांव को डिजिटल बनाने पर बैंक अक्टूबर से काम कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकोदरा को देश के पहले डिजिटल विलेज का खिताब दिया। गांव का रुतबा सचमुच बदल चुका है। अब यहाँ 5 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन लोग मोबाइल या फिर कार्ड से करते हैं, चाहे वो मार्केट में हो या फिर मंडी में। डेबिट कार्ड और मिलते हैं और उधर एक खेडूतों से उनके खेत पैदाश के पैसे उनके बैंक से खाते में जमा होते हैं, दूध मंडी से पैसे उनके खाते में जमा होते हैं। हालांकि कैश से डिजिटल पेमेंट तक का सफर मुश्किल था, पर युवाओं का साथ मिला तो सोच बदलना आसान हो गया। जो पढ़े हुए बच्चे थे वो घर पे अपने माँ बाप को समझाते थे, पापा मम्मी ये आएगा, ये सब कुछ जानकारी बताते थे कि ये आने से ये प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ बताते थे। पहला એવું લાગતું હતું કે આ પૈસાની કઈ રીતે વ્યવસ્થા થશે, આપણને એમ થતું કે શું થશે આની અંદર, પણ જ્યારે આવ્યા પછી અમને એમ થયું કે આ બહુ સેફ વસ્તુ છે, આપણો પૈસાની કોઈ ઝંઝટ નહીં રહેતી અને પૈસા આપણા ખાતામાં જમા થાય છે। एक बड़ा बदलाव ये भी आया है कि लोग अपने खर्च का अच्छी तरह हिसाब रखने लगे हैं। सेविंग्स बढ़ी है। डिजिटल दुनिया में वो पैसे से पैसा बनाना सीख रहे हैं। अकोदरा गांव के डिजिटाइज होने से यहाँ के लेन देन के तरीके, खरीदारी और निवेश के तरीकों में तो बदलाव हुआ ही है, साथ ही साथ यहाँ रहने वाले इस पटेल परिवार की तरह करीब 250 परिवारों की निजी जिंदगी भी बदल गई है। गांव में आंगनवाड़ी से लेकर हायर सेकेंडरी तक बच्चों के पढ़ने का अंदाज बदल गया है। ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड ने ले ली है। टीवी के जरिए पढ़ाई हो रही है। बस्ते का बोझ टैबलेट कम कर रहा है। नतीजा ये है कि पढ़ने में बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं। स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ी है। गांव के ई हेल्थ सेंटर में सभी गांव वालों के मेडिकल रिकॉर्ड बटन दबाने से मिल जाता है। साथ ही यहाँ टेलीमेडिसिन की भी सुविधा है, यानी यहाँ बैठे बैठे
दूसरे बड़े शहरों के डॉक्टरों की राय मिल जाएगी। हमारी जिंदगी शहर से भी बहुत अच्छी होने लगी। हमको लग रहा है कि हम गांव में नहीं शहर में रहने लगे हैं। कई मायने में शहरों से भी जोरदार। लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि आसपास के गांवों के लोग अपनी लड़की की शादी अकोदरा में करना चाहते हैं, ताकि शादी के बाद लड़कियों को मॉडर्न रहन सहन, ज्यादा सुविधाएं मिले। सोशल स्टेटस में आए इस बदलाव पर तो अकोदरा वाले तो फख्र कर ही सकते हैं। कविता कृष्णन, अकोदरा, गुजरात। कॉमिक बुक के मशहूर कैरेक्टर आर्चीज का मेकओवर हो गया है। आर्ची का किरदार 1941 में बनाया गया था। इतने सालों में पहली बार इसके लुक को बदला गया है। अब आर्ची ज्यादा मॉडर्न लग रहा है और कपड़े भी आजकल के फैशन के हिसाब से है। दिखने में भी आर्ची युवाओं के पॉपुलर पॉप सिंगर जस्टिन बीवर जैसा लगता है। तो ये तो नए जमाने का आर्ची है विपिन, लेकिन ये कहूँ हमारे जमाने के जो लोग हैं वो उसी आर्ची को पसंद करते हैं, फ्रेकल्स के साथ, जो इतना स्मार्ट नहीं था, थोड़ा भोला भाला लगता था। ये आर्ची स्मार्ट लगता है लेकिन उसमें शायद वो बात नहीं हो। शायद हमारा वो कनेक्ट उससे हो नहीं पा रहा। तो मे भी नई जनरेशन जिसको देख के वो रखा है, बनाया है नए बच्चों के लिए, शायद उनको पसंद आए। चलिए, और आवाज at 9 में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।